इसीलिए नहीं सिखाते। अब स्क्रीन दिख रहा है, आवाज क्लियर है? यस सर। ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले देखें कि बायोटेक्नोलॉजी कहते किसको हैं, इसमें क्या होता है। प्रोसेसेस which use genetically modified organisms। तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, जिसके जीन में हमने मैनिपुलेशन किया है, चेंज लाया है। तो किस लिए मैनिपुलेशन किए हैं? टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। तो ऐसे प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस प्राप्त करने के पर्पस से हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया ऑर्गेनिज्म को कि ह्यूमन बीइंग को फायदा पहुंचे उससे। दूसरा पॉइंट है, many other processes and techniques are included in biotechnology such as in vitro fertilization to produce test tube baby। तो ये शुरू के लेसन में ही आपने पढ़ा कि जिस फीमेल के बॉडी में ट्यूब में कोई फैलोपियन ट्यूब में कोई समस्या है और फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है आम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर, आम्पुला जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, तो ऐसे केस में हम फर्टिलाइजेशन का काम टेस्ट ट्यूब के अंदर करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, और ऐसे फर्टिलाइजेशन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाना भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट कहलाएगा। दूसरा है सिंथेसाइजिंग न्यू जीन एंड यूजिंग इट। तो एक दिन और चर्चा किए थे हम कि लाइगर का निर्माण किया गया लायन और टाइगर को मिला के, और वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज जीन के द्वारा तैयार किया गया था एनिमल। इसी तरह से बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज न्यू जीन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा और एडिशनल है पॉइंट जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो पहला आपने एडिशन में देखा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था, दूसरा था नए जीन का सिंथेसिस होना, और तीसरा पॉइंट है डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन। नेक्स्ट है करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन। तो ये भी हम लोग डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जीन अगर डिफेक्टिव हो जाता है तो उसके बदले फंक्शनल जीन हम रिप्लेस करते हैं। तो ये भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट था, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो पहले ही बतला चुके कि जितने पॉइंट्स हमने देखा ऑल आर पार्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब एक शॉर्ट टर्म है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, EFB। तो E यूरोपियन का लिया गया, F फेडरेशन का लिया गया, और B बायोटेक्नोलॉजी का लिया गया। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services। तो products और services प्राप्त करने के लिए नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स या सेल या उसके प्रोडक्ट ये सबको यूज करते हैं। तो इसी को बायोटेक्नोलॉजी कहा जा रहा है FEB के अनुसार। FEB का बायोटेक्नोलॉजी का ये डिफिनेशन हो गया। अब यहाँ हमने लिखा है टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ब्रीफ हम पहले भी चर्चा किए
कि एक ऑर्गेनिज्म के जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन के साथ इंसर्ट करते हैं, किसी और अटैच करते हैं, सॉरी अटैच करते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल के उस जीन को मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी उसका क्लोन तैयार करते हैं। तो इस चीज को डिटेल में आज भी हम लोग देखेंगे। तो पता चलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी हम ऐसे ऑर्गेनिज्म प्राप्त करते हैं जिसमें दोनों ही पेरेंट्स के ट्रेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंडल्स एक्सपेरिमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस आपने पढ़ा, उसमें क्या देखा कि राउंड और ग्रीन सीड आपको मिला था, दैट वाज हाइब्रिड सीड। सिमिलरली रिंकल येलो सीड मिला, वो भी हाइब्रिड सीड था। मींस दोनों ही पेरेंट के ट्रेट उसमें पाए जाते थे, इंडिपेंडेंटली वो ट्रेट प्लेस होते थे दूसरे पेरेंट के ट्रेट के साथ। तो इस तरह से नए ट्रेट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी प्राप्त कर सकते थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम है वेरिएशन में ऐड करना, वेरिएशन प्रोड्यूस करवाना, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम है ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व करके रखना, मेंटेन करना, वो वेरिएशन नहीं होने देता है। तो दोनों डिफरेंसेस है। अब सवाल ये उठता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हम अपने डिजायर ट्रेट्स को प्रोड्यूस करवा पा रहे थे, तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, जीन में हमने क्यों छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया? तो इसका जवाब है कि मान लीजिए गुलाब का फूल बहुत ही बड़ा है, खूबसूरत है और सेंटेड है। तो एक में सेंट बहुत अच्छा है, दूसरे में साइज बहुत बड़ा है, और हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा रोज हमें मिले जिसका कि सेंट भी बहुत अच्छा हो, साइज भी बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत हो। तो हमने दो प्लांट को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाया, क्रॉस करवाना जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, क्रॉस करवाया। तो ये ट्रेड तो मिले ही, एक साथ मिले एक प्लांट में, साथ ही साथ देखे कांटा बहुत ज्यादा और बहुत भयंकर आ गया उसमें। तो ये बहुत सारे प्रिकल कहते हैं इसके कांटे को, तो बहुत सारे प्रिकल्स का होना ये डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो डिजायर्ड ट्रेट तो हमारे उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस्ड प्लांट में आते ही हैं, उसके अलावे कुछ अनडिजायर्ड ट्रेट्स भी आ जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता हुई। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसकी संभावना नहीं है। जो डिजायर्ड ट्रेट हम चाहते हैं प्रोजेनी में सिर्फ वही ट्रेट हमें मिलेगा, कोई भी अनडिजायर्ड ट्रेट मिलने का खतरा नहीं है। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटर है। तो पहला पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगर एज यूजुअल रखना है तो उसके लिए हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेना होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ वेरिएशन, अभी बतला है कि दोनों पेरेंट्स के ट्रेट आ गए तो वेरिएशन आ गया, ना वो मदर की तरह है, ना फादर की तरह है, ना मेल पेरेंट की तरह, ना फीमेल पेरेंट की तरह, तो ये वेरिएशन हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज वेरिएशन। हाइब्रिडाइजेशन अभी बतलाया आपको कि हाइब्रिड सीड हुआ, तो हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस जिस प्रोसेस से किए वो हाइब्रिडाइजेशन था। तो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड एंड मल्टीप्लाई सम अनडिजायरेबल जीन, यही खतरा है, यही मेन डेंजरस पॉइंट है जिसके चलते हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ रहा है कि अनडिजायरेबल जीन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें। also along with inclusion and multiplication of desirable gene, तो डिजायरेबल जीन तो इंक्लूड हो ही रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ अनडिजायरेबल जीन का भी इंक्लूजन हो रहा है, वो भी इंक्लूड हो रहे हैं और वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, संख्या में ज्यादा हो रहे हैं। फिर है Therefore, to solve this problem, क्या प्रॉब्लम था हमारा? अनडिजायरेबल जीन का आ जाना, मल्टीप्लाई हो जाना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए Therefore, to solve this problem, we use genetic engineering, और इसलिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करेंगे जिसमें कि कोई भी अनडिजायरेबल ट्रेट नहीं आ पाएगा, which include certain creation of recombinant DNA। अभी हमने आपको बतलाया कि एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन के साथ, यानी डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ अटैच कर दिया जाता है, और अटैच करने से
जो ये डीएनए मिला, दोनों ऑर्गेनिज्म का मिला हुआ डीएनए, उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, फिर उस जीन की बहुत सारी मात्रा प्राप्त करते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जब मल्टीप्लाई करता है तो आपने जो जीन डाला है वो भी मल्टीप्लाई करेगा, और वो ढेर सारे जीन आपको मिल जाएंगे, तो वो जीन के क्लोन्स कहलाए जो जीन आपने डाला था। और नेक्स्ट है जीन ट्रांसफर। अब जीन बहुत सारा आपके पास है, अब जिस पर्पज से आप उसको ग्रो किए हैं, जहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको वहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सेकेंड है जीन क्लोनिंग, और थर्ड है जीन ट्रांसफर। तो बायोटेक्नोलॉजी अलाउ अस टू आइसोलेट। अब एक डीएनए को दूसरे डीएनए से आप अटैच करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले तो डीएनए चाहिए ना आपको, तो उस डीएनए को क्या करना होगा, सेल को ब्रेक करना है, न्यूक्लियस को ब्रेक करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी आइसोलेशन स्टेप आप पढ़े ही हो, तो डीएनए के न्यूक्लियस को भी ब्रेक करना है सेल के साथ साथ, और उससे डीएनए आइसोलेट करना है। डीएनए में भी जो प्रोटीन वगैरह पाया जा रहा है, अदर कार्बोहाइड्रेट आसपास, उसमें सबको अलग करना है, प्योर फॉर्म में चाहिए इस काम के लिए। तो biotechnology allow us to isolate and introduce one gene or set of gene without introducing undesirable gene। तो हम किसको चूज कर रहे हैं, जीन को हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया सेल से, और उसमें से सभी को हमें नहीं लेना है, जो हमारे काम का है सिर्फ उसी को हम, उसी टुकड़े को लेंगे, उसी पार्ट को लेंगे। तो अनडिजायरेबल पार्ट जो है वो ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया, सिर्फ हम डिजायरेबल वाले को सिलेक्ट करते हैं और टारगेट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं। अभी और क्लियर होते जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्लोनिंग, क्लोनिंग यानी जेनेटिकली सिमिलर जो स्ट्रक्चर बन रहा है और वेजिटेटिवली बन रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है, उसको क्लोनिंग कहते हैं। तो क्लोनिंग मीन्स यहाँ है मेकिंग मेनी आइडेंटिकल कॉपीज। एक जीन का टुकड़ा आपने लिया जो आपके लिए डिजायर्ड था, और वैसा ही टुकड़ा ढेर सारा आपने प्रोड्यूस करवा लिया, बना लिया, तो वो सारी कॉपीज हो जाएगी। एक मान लीजिए कि आपके क्या है, हेड ऑफिस से, लखनऊ से एक क्वेश्चन पेपर आता है, और बच्चे यहाँ 40 हैं एक क्लास में अगर, तो क्या करते हैं, उसकी कॉपी तैयार करवाते हैं ना, और कॉपी में ठीक वैसे ही क्वेश्चन का सीक्वेंस रहता है, सब कुछ रहता है जैसा कि मेन कॉपी में है। तो कहते हैं कि उसकी कॉपी, फोटो कॉपी कहते हो, जीरोक्स कॉपी। तो ऐसे ही यहाँ एक जीन आपने लिया है, डिजायर्ड जीन, और उसकी ढेर सारी कॉपी तैयार करते हैं, और उसी कॉपी को हम क्लोन कह रहे हैं यहाँ। Cloning, making many identical copies of template DNA when an alien piece of DNA, alien piece यानी जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं उसके बॉडी का, उसके सेल या न्यूक्लियस का वो जीन नहीं है, वो डीएनए नहीं है, किसी और का है, तो उसको एलियन कहेंगे। Alien piece of DNA is attached with origin of replication। origin of replication क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट्स। डीएनए रिप्लिकेशन आप पढ़े हो, और उसमें वो खास पॉइंट होता है जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वही ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहलाया। और जहां पर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, वहां पर कोई अगर फॉरेन जीन हम लाके अटैच करवाएंगे, तभी उसकी मल्टीपल कॉपीज हमको मिल पाएगी, तभी उसका क्लोनिंग हो पाएगा। तो वही कह रहा है कि कहाँ अटैच करना है, तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जहां पर है उसके पास उसको अटैच करना है। वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट of some host DNA, only then it can replicate and multiply its number। तो समझ गया कि होस्ट डीएनए का जो पार्ट हमने लिया, उस होस्ट डीएनए का ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जहां पर होगा, वहीं पर हम डिजायर्ड जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म का लाके अटैच करवाएंगे, और तब हमारा वो डिजायर्ड जीन मल्टीप्लाई करेगा, संख्या में वृद्धि होगी उसकी। तो कुछ साइंटिस्ट के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, स्टैनले कोहेन,
एंड हर्बर्ट बॉयर। तो स्टैनले कोहेन एक साइंटिस्ट थे, दूसरे हैं हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने 1972 में क्या किया, आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन फ्रॉम साल्मोनेला टाइफीमूरियम। साल्मोनेला टाइफीमूरियम ये क्या है, एक बैक्टीरिया है और इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक डीएनए पाया जाता है और वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसी में एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस शो करने वाला जीन पाया जा रहा है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, उस जीन को बैक्टीरिया से बाहर निकाल लिया। अब कैसे बाहर निकाला, सिर्फ उसी जीन को काटना है जो रेसिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अदर जीन भी तो वहां है, तो वहां से कट करके निकालना है अपने काम का जीन यानी रेसिस्टेंट वाला जीन। तो कैसे काटा, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर। हम कुछ काटना होता है कपड़ा वगैरह तो कैंची यूज करते हैं, सीजर यूज करते हैं। तो यहाँ भी वही काम करने जा रहा है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल सीजर का काम करेगा, जहां से चाह रहे हैं वहीं से वो कट लगा रहा है। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर कहला रहा है और इसी को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो ये आप समझ गए, मॉलिक्यूलर सीजर और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक ही है और एज लगा हुआ है नाम में, मीन्स ये एंजाइम है और प्रोटीन से बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस जीन यानी वो एंटीबायोटिक के लिए जो रेसिस्टेंट जीन था उसको हमने मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से कट कर लिया। दिस जीन वाज अटैच्ड टू प्लाज्मिड autonomously replicating circular extra chromosomal DNA। इतने बड़े नाम से मत घबराना, बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम नॉर्मल जो रहता है वो तो रहता ही है, उसके अलावा एक सर्कुलर और भी डीएनए होता है और उसी को प्लाज्मिड कहते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ डीएनए लिगेज। तो इस प्लाज्मिड में भी कट लगाना पड़ता है, अभी आगे हम फिगर भी दिखाएंगे आपको तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्लाज्मिड में भी कट लगाते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि जिस मॉलिक्यूलर सीजर से आपने एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट जीन को काट के निकाला था, ठीक उसी सीजर से आपको प्लाज्मिड में भी कट लगाना पड़ेगा, गैप क्रिएट करना पड़ेगा और उस गैप में इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को फिट करना होगा। तो फिट तो किए लेकिन अभी चिपका नहीं है वो एक दूसरे से, सिर्फ खाली जगह पे आके फिट हुआ है। तो आपस में चिपकाने के लिए डीएनए लिगेज नाम के एंजाइम को यूज करेंगे और ये दोनों को आपस में चिपका देगा। किसको किसको, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो था और प्लाज्मिड, दोनों डीएनए है, ये भी जीन है मीन्स डीएनए है और ये प्लाज्मिड भी डीएनए है। तो दो डिफरेंट तरह के डीएनए को आपस में डीएनए लिगेज ने जोड़ दिया। दिस प्लाज्मिड वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब प्लाज्मिड गोल सर्किल जैसा स्ट्रक्चर था, आपने कट लगाया, उस कट में दूसरा जीन डाल दिया फिर और उसको अटैच करवा दिया, चिपका दिया डीएनए लिगेज की मदद से। तो फिर से क्या हुआ, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको मिल गया। अब उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर डालना है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमने जो रेसिस्टेंट जीन लिया था वो साल्मोनेला टाइफीमूरियम का था और दोनों क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है और हम अब डालेंगे किसमें, उसको सर्कुलर बना करके उसके प्लाज्मिड को हम डाल रहे हैं इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर। ठीक है, तो डीएनए रेसिस्टेंट जो एंटीबायोटिक के प्रति था उसको अटैच करवा चुके हैं डीएनए लिगेज की मदद से और अब उस डीएनए को, ये सॉरी प्लाज्मिड को, जो प्लाज्मिड हमने तैयार किया उस प्लाज्मिड को इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर डालना है। और इस्चेरिचिया कोलाई के लिए लिख रहा है कि क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, जिस साल्मोनेला का आपने एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट जीन लिया था उसका ये नजदीकी संबंधी है, क्लोजली रिलेटेड है उससे। अब है इनसाइड इस्चेरिचिया यूजिंग इट्स डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। अब इस्चेरिचिया का प्लाज्मिड निकलवाए थे और उसी में इंसर्ट किए थे एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट जीन।
तो एक्सप्लेस, अब क्या है, वो डीएनए प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन स्टार्ट हुआ several times forming multiple copies of antibiotic resistant gene called cloning of the gene। अब क्या है ये देखें कि आपने प्लाज्मिड को इस चिरीचिया कोलाई के अंदर डाल दिया है। अब इस चिरीचिया कोलाई में बाइनरी फ्यूजन होगा, यानी वो मल्टीप्लाई करेगा अपनी संख्या, और जितना इस चिरीचिया कोलाई नया बनेगा उसके बनने से पहले ही प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन होगा, तभी तो एक एक प्लाज्मिड बंटवारा होगा, दो अगर नया बनेगा तो जितनी बार नया बैक्टीरिया बना उससे जस्ट पहले प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन हो रहा है, तो बहुत सारी कॉपी प्लाज्मिड की हो गई, हर एक बैक्टीरिया में एक एक जाना है, और उसी कॉपी में उसी प्लाज्मिड में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी वो एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट जीन डाला हुआ है, यानी आपके उस जीन का भी बहुत सारा कॉपी तैयार हो चुका, और इसी को कहेंगे कि उस जीन की क्लोनिंग हो गई, बहुत सारे क्लोन तैयार हो गए, ठीक वैसे ही स्ट्रक्चर वैसे ही जीन। स्टेप्स फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन्स, तो कौन से जीन की आपको आवश्यकता है और आपके लिए डिजायर्ड जीन जो है वो किस डीएनए के अंदर है, ये आपको पहचानना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है, पिछले एग्जाम में स्टेप्स पूछे थे किसके बाद क्या करते हैं, तो किसी का भी स्टेप्स आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन्स, इसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट के अंदर। अभी इस चिरीचिया कोलाई के अंदर आपने डाला, तो इस चिरीचिया कोलाई यहाँ होस्ट था। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट, अब होस्ट को सुटेबल कंडीशन चाहिए तभी वो मल्टीप्लाई करेगा और तभी आपके द्वारा डाला हुआ जीन मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए होस्ट के अंदर सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करना है। एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, तो ऐसी व्यवस्था करनी है, ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करना है कि डीएनए का रिप्लिकेशन हो, यानी प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन हो, ताकि आपके द्वारा डाला हुआ जीन का भी रिप्लिकेशन साथ साथ हो रहा है और वो उसके प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाए, हर एक प्रोजेनी में एक एक जाएगा। अब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कौन सा था, उसका नाम है हिंद सेकेंड, ठीक है, हिंद 2। अब इसका नाम कैसे रखते हैं ये भी आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। तो क्या क्या किया गया, आइसोलेशन ऑफ 2 एंजाइम्स फ्रॉम इस्चेरिचिया कोलाई इन 1963, सबसे पहली बार इस्चेरिचिया कोलाई से 2 एंजाइम को आइसोलेट किया गया, यानी निकाला गया इन 1963 में, ठीक। These two enzymes can restrict growth of bacteriophage inside Escherichia coli। बैक्टीरियोफैग किसको कहते हैं, फैगोसाइटिक एक्शन, यानी बैक्टीरिया को ईट करने वाला, बैक्टीरिया को अटैक करने वाला, पहले भी डिटेल में आप पढ़े हो बैक्टीरियोफैग के से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ऐसा है कि देखा गया कि एक बैक्टीरिया है और उस पर बैक्टीरियोफैग ने अटैक किया, लेकिन बैक्टीरियोफैग फर्दर ग्रो नहीं कर पाया, वो कैपेबल नहीं हो पाया उसको इन्फेक्ट करने में, हार्मफुल मतलब उसको हार्म पहुंचाने में, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ ये पता किया गया, तो इसका कारण था कि उस बैक्टीरिया के अंदर 2 एंजाइम पाए जा रहे थे और वो एंजाइम बैक्टीरियोफैग को मल्टीप्लाई करने में रोक रहा था, करने से रोक रहा था, ठीक है। सो कह रहा है दीज 2 एंजाइम्स, तो उसी दोनों एंजाइम को खोज के निकाला गया कि आखिर वो कौन सा 2 एंजाइम है जो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफैग को यानी वायरस को ग्रो करने से रोक रहा है। उस 2 एंजाइम को निकाल लिया गया उस बैक्टीरिया के अंदर से। These 2 enzymes can restrict मतलब रोकना,
restrict growth of bacteriophage inside Escherichia coli। समझ गए? तो Escherichia coli के अंदर बैक्टीरियोफेग को ग्रो नहीं करने दे रहा था, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था ये दो एंजाइम। उसको साइंटिस्ट ने आइसोलेट कर लिया, यानी Escherichia coli से बाहर निकाल लिया। This restriction of growth of bacteriophage was due to, दो कारण था कि बैक्टीरियोफेग, आपसे पूछ सकता है कि क्यों नहीं बैक्टीरियोफेग ग्रो कर पाया Escherichia coli के अंदर, तो दो कारण था। वन एंजाइम कैन ऐड मिथाइल ग्रुप टू ए, अभी आपने पढ़ा कि दो एंजाइम हमने निकाला Escherichia coli से, उसमें से एक एंजाइम क्या कर रहा था, डीएनए जो रहा होगा बैक्टीरियोफेग का उसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड करवा दिया, और जो काम अब उसको करना चाहिए इसके चलते वो काम नहीं कर पा रहा है, तो बैक्टीरियोफेग ग्रो नहीं कर पा रहा है। एक तो ये हो गया कारण, मिथाइल ग्रुप का डीएनए के साथ ऐड कर देना। दूसरा एंजाइम क्या काम कर रहा है, अनदर एंजाइम कट डीएनए, एक तो मिथाइल ग्रुप ऐड करके इनएक्टिव बना दिया, दूसरा जो है वो तो काट ही डाल रहा है डीएनए को। अनदर एंजाइम कट डीएनए, This enzyme was called restriction endonuclease। तो restrict मतलब समझ गए रोकना, और ये जो एंजाइम था जो डीएनए को काट रहा था, तो डीएनए ही कट कर दिया गया, तो कहाँ से वो ग्रो करेगा बैक्टीरियोफेग, उसका डीएनए कट कर दिया जाता था इसके द्वारा। तो दिस एंजाइम वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज क्यों कहते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन टर्म क्यों जुड़ा हुआ है इससे, मेन यही है। तो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था ये बैक्टीरियोफेग के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बैक्टीरिया के अंदर पाया जा रहा था। तो चूंकि बैक्टीरियोफेग के ग्रोथ को ये रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए इसके नाम के साथ रेस्ट्रिक्शन जोड़ा गया। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का काम डीएनए को काटना है, ये समझ गए। अब है हिंद 2, अभी आपने यहाँ देखा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, सबसे पहले इसी को निकाला गया था। तो हिंद 2 always recognizes a specific DNA nucleotide sequence and cut it. This sequence is called recognition sequence for हिंद 2। अब ये हिंद 2 जो नाम दिया गया, ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का नाम है, और आपने पढ़ा कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज को ही हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। तो ये कैंची का काम कर रहा है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि डीएनए को कट कर सकता है, लेकिन कट किसी खास जगह पर ही ये करेगा, ये पहचानता है उस जगह को जहां इसे कट लगाना है। तो जिस जगह को ये पहचानेगा, पहचान के काटेगा, तो वो जगह वहां जो सीक्वेंस पाए जा रहे हैं नाइट्रोजनस बेस के डीएनए पर, तो उसको ये पहचानता है, वहीं काटेगा। तो जिस सीक्वेंस को ये पहचानता है उसको कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो हर एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का अपना अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग होगा। तो हिंद 2 का अपना खास रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का नाम कैसे रखा जाता है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो कह रहा है टुडे मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, एक समय की बात थी जब पहली बार रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज को आइसोलेट किया गया था, और वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज हिंद 2 था। लेकिन आज के डेट में कह रहा है कि 900 वैसे वैसे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज आइसोलेट किए जा चुके हैं। तो टुडे मोर देन 900, कह रहा है 900 ही नहीं, उससे ज्यादा, more than 900 restriction endonuclease has been isolated from over 230 strains of bacteria। तो बैक्टीरिया और फंगस के लिए हम स्ट्रेन टर्म यूज करते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन, नेगेटिव स्ट्रेन।
तो 230 स्ट्रेन टाइप के स्ट्रेन्स बैक्टीरिया के थे जिनसे कि ये 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आज के डेट में प्राप्त कर लिया गया है। Each enzyme recognizes its own specific DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अभी बतला है कि HIND2 का अपना खास सीक्वेंस है जिसको पहचानता है कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस रहेगा, उसमें कहाँ कट लगाना है। तो उसी तरह से ये मोर देन 900 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं, इनका भी सबका अपना अपना खास रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा जिसको पहचानेगा और वहीं पर ये कट लगाएगा, दूसरी जगह कहीं कट नहीं लगाएगा। तो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे थे कि कैसे नाम रखा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का नाम है इको आर फर्स्ट। तो इसका नाम कैसे रखा गया? फर्स्ट एक्चुअली रोमन में लिखते हैं, हम यहाँ इस ढंग से लिखे हैं, आप इसको रोमन में लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्लास लिखते हो ना 8 9 उस टाइप का, तो ये रोमन में लिखाएगा। तो इको आर फर्स्ट है ये। तो ये नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। और कैसे कैसे नाम रखा गया वो देखिए, इसको हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। इको, इसका इको आर फर्स्ट का जो ई है, यहाँ ई लिखा हुआ है, तो ये जीनस को इंडिकेट करता है। जिस जीनस से इस एंजाइम को प्राप्त किया गया, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को प्राप्त किया गया, उसका पहला लेटर ई है। यानी आपको पता ही है, इस चिरीचिया की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चिरीचिया जीनस से इसको प्राप्त किया गया, इसलिए एंजाइम का पहला लेटर ई हो गया। दूसरा ये CO जो देख रहे हैं, तो इस चिरीचिया कोलाई नाम से परिचित हैं आप। तो कोलाई उसका जीनस के साथ स्पेसीज है, जीनस हो गया इस चिरीचिया, कोलाई हो गया स्पेसीज। तो कोलाई यानी स्पेसीज जो है उसका 2 लेटर लेते हैं, तो कोलाई का CO ले लिया हमने, तो हो गया इको। और आर उस स्ट्रेन का नाम है जिससे इसको प्राप्त किया गया। अभी पढ़े ना आपकी मोर देन 230 स्ट्रेन्स हैं जिससे इसको प्राप्त किया गया, तो अलग अलग लेटर से सारे स्ट्रेन्स का नाम होगा। तो जिस स्ट्रेन से इसको निकाला गया है उसका आर से नाम स्टार्ट होता है, तो ये स्ट्रेन के नेम को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ आर लिखा गया। और किस सीक्वेंस में इसको निकाला गया उसके आधार पर, मतलब निकालने का ऑर्डर क्या है, किस क्रम में निकाला गया था, तो उसको फर्स्ट से दिखाया गया। तो ये नोमेनक्लेचर क्लियर हुआ। नोमेनक्लेचर बहुत जरूरी है समझना, बहुत इजी है। जिस ऑर्गेनिज्म के जीनस से उसको प्राप्त कर रहे हैं उस जीनस का पहला लेटर ले लिया, जिसके स्पेसीज से प्राप्त कर रहे हैं उससे 2 लेटर ले लिया, तीसरा जो हमने लेटर लिया वो किस स्ट्रेन से उसको प्राप्त किया गया उसको ले लिया, और चौथा जो लेटर मतलब नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ एंजाइम, किस ऑर्डर में उसको निकाला गया उससे। इस चिरीचिया कोलाई RY13 क्या है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है, इस एंजाइम को क्लास न्यूक्लियेजेस को ये बिलोंग करता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि किस क्लास को ये बिलोंग करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो नाम में ही इसके न्यूक्लियेज लगा हुआ है, तो ये न्यूक्लियेज क्लास को बिलोंग करता है और इसके 2 टाइप होंगे। यहाँ देखिए रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, तो ये एक्सोन्यूक्लियेज से हमें कोई विशेष मतलब नहीं है, इस चैप्टर में हमें एंडोन्यूक्लियेज से मतलब है। तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज ये क्या काम करता है, रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। अगर डीएनए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कि ये इतना लंबा डीएनए होता, तो यहाँ किनारे से कट लगा दिया तो वो एक्सोन्यूक्लियेज हो गया, या इस किनारे से कट लगा दिया तो एक्सोन्यूक्लियेज हो गया। और दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये क्या करेगा, मान लीजिए इसको हमने डीएनए अगर माना है समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, अगर ये डीएनए सेगमेंट होता तो इसको हम बीच से कहीं से कट लगाते, जहां पर उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा वहां से कट बीच से लगाएगा डीएनए को, तो एंडो मतलब अंदर, तो इसलिए इसका नाम हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो ये कह रहा है कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, ये विद इन डीएनए जरूर लिखना है एंडोन्यूक्लियेज के लिए, कि डीएनए के अंदर कट लगाता है, इसलिए एंडो नाम है उसका।
Now we are going to study functioning of restriction endonucleases. Each restriction endonucleases recognizes a specific palindromic sequence. अभी हमने आपको बतलाया कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, उसको वो रिकॉग्नाइज करता है एंडोन्यूक्लियस और तभी कट लगाता है. ठीक है, तो वो जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है उसकी विशेषता है, उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं. और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है अभी हम लोग देख रहे हैं. तो सीक्वेंस इज रीड सेम. जैसे मलयालम आप लिखोगे तो बाएं से भी पढ़ोगे तो उसी सीक्वेंस में सारे लेटर आपको मिलेंगे और दाएं से भी पढ़ोगे तो उसी सीक्वेंस में वही सारे लेटर मिलेंगे. तो इस तरह का जो सीक्वेंस होगा नाइट्रोजनस बेस का, कि लेफ्ट से भी पढ़ें तो वही सीक्वेंस मिलेगा और राइट से भी पढ़ें तो वही सीक्वेंस मिलेगा, तो उसी को पैलिंड्रोम कहते हैं. अभी एग्जाम्पल के साथ आपको हम दिखा रहे हैं. तो सीक्वेंस इज रीड सेम इफ रीडिंग ओरिएंटेशन, ये टर्म जरूर मेंशन करना है आपको कि सीक्वेंस इज रीड सेम इफ रीडिंग ओरिएंटेशन इज केप्ट सेम. इफ बोथ स्ट्रैंड्स रीडिंग ओरिएंटेशन सेम रखने का मतलब क्या है देखिए. इफ बोथ स्ट्रैंड्स रीड इन 5 to 3 डायरेक्शन, 5 डैश से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 3 डैश की ओर पढ़ते चलेंगे तो यहाँ सेम ओरिएंटेशन कहलाया, रीडिंग ओरिएंटेशन सेम रहेगा डायरेक्शन. या फिर अगर एक स्ट्रैंड को आपने 3 डैश से पढ़ना स्टार्ट किया है 5 डैश की तरफ, तो दूसरे को भी आपको 3 डैश से 5 डैश की तरफ पढ़ना होगा, तभी ये सही होगा, पैलिंड्रोम कहलाएगा. This enzyme gets attached with DNA and cut both sugar phosphate strands. DNA किससे बना हुआ है, सुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड से बना है और अंदर की तरफ उसके नाइट्रोजनस बेसेस लगे हैं. तो नाइट्रोजनस बेसेस जहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा वहां पर ये एंजाइम एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट लगाएगा और किसको काटेगा, तो सुगर फॉस्फेट वाला जो स्ट्रैंड था उसको कट करेगा एट द सेम स्पेसिफिक सीक्वेंस. या पहले इसको देख लें तो और समझने में आपको सुविधा होगी. ये देखिए, मान लीजिए कोई डीएनए था, ये लंबा सा इधर भी और इधर भी. डीएनए का 5 डैश एंड इधर पड़ रहा है इस वाले का और 3 डैश इधर है. आपने पढ़ा है एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है, तो इसी डीएनए का दूसरा जो स्ट्रैंड होगा तो इधर जिसका 5 डैश है दूसरे वाले का उधर 3 डैश होगा और इधर जिसका 3 डैश है दूसरे वाले का उधर 5 डैश होगा. इस तरह से एंटी पैरेलल में दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अरेंज होते हैं. अब देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे GAATTC. ये एक सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेस है, गुआनिन, एडिनिन, थाइमिन और साइटोसिन है. नाम आप जानते ही हो GAATTC का मतलब. तो हम 5 डैश से 3 डैश की तरफ पढ़े तो हमें मिला GAATTC. अब दूसरे स्ट्रैंड को भी रीडिंग ओरिएंटेशन सेम रख के हमें पढ़ना है, तो इसका 5 डैश इधर है तो इसमें उल्टा उर्दू की तरह पढ़ना शुरू करेंगे, 5 डैश से पढ़ना है हमें इसलिए. तो GAATTC. देखिए बिल्कुल सेम सीक्वेंस है. अगर आप 5 डैश 3 डैश में डायरेक्शन में इसको पढ़ रहे हैं और इसको भी उसी रीडिंग ओरिएंटेशन में पढ़ रहे हैं तो दोनों में सेम सीक्वेंस आपको मिल रहा है. और ये एरो दिखा रहा है कि इसी दो लेटर के बीच फिक्स है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक यहीं पर कट लगाएगा, कहीं और वो काटेगा नहीं. ये उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गया, उसने पहचान लिया कि जहां GAATTC लिखा है वहीं हमें कट लगाना है और उसमें भी G और A के बीच ही कट लगाना है. ठीक वही बात इस स्ट्रैंड के लिए भी लागू होती है, G और A के बीच ही देखिए यहाँ भी कट लग रहा है. तो यहाँ देखिए दिस एंजाइम गेट्स अटैच्ड विथ DNA. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिए तो वो आके यहीं आके लग जाएगा, उसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहां पर उसको मिला, जिसको पहचाना उसने, उसी जगह पे आके वो एंजाइम डीएनए से अटैच हो गया. तो दिस एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, गेट्स अटैच्ड विथ डीएनए. जिस डीएनए को काटना है उसके साथ ये एंजाइम अटैच हो गया एंड कट बोथ सुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड्स. बोथ यानी इस वाले स्ट्रैंड का भी सुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड को काटेगा और इस वाले स्ट्रैंड का भी सुगर फॉस्फेट को काटेगा.
एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो कहां पर काट रहा है वो आप देख ही रहे हो, जी और ए के बीच में कट लग रहा है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट अपोजिट स्ट्रैंड्स बिटवीन सेम टू बेसेस, तो देख रहे हैं जो एंजाइम इसको काट रहा है वही वाला एंजाइम इसको भी काट रहा है और सेम जगह पर काट रहा है, जी और ए के बीच यहाँ भी कट रहा है और यहाँ भी कट रहा है। लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, ये 6 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है, अगर बीच से काटता तो यहाँ से काटना होता, लेकिन बीच से कभी नहीं काटेगा, थोड़ा बीच से हट के काट रहा है, तो जी और ए के बीच काट रहा है, तो लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट अपोजिट स्ट्रैंड्स बिटवीन सेम टू बेसेस, तो जी और ए के बीच कट रहा है, देख ही रहे हैं। लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर फॉर्मिंग स्टिकी एंड्स, आप देखते होंगे ईंट की दीवार अगर जोड़ी जाती है, ईंट जोड़ा जाता है दीवार बनाने में, तो एक के ऊपर एक ईंट सीधा नहीं रखा जाता है, थोड़ा आगे पीछे करके रखा जाता है ताकि अच्छे से वो सीमेंट से चिपक पाए और मजबूती बनी रहे दीवार की। तो इसी तरह से यहाँ जो कट लगाएंगे, तो यहाँ से काट दिए तो ये पोर्शन निकला हुआ रहेगा, यहाँ तक पूरा डीएनए है, ये पोर्शन निकला हुआ रहेगा। उसी तरह से इसमें भी इतना पोर्शन आगे निकला रहेगा, डीएनए पूरा यहीं तक है और ये पोर्शन बाहर निकला हुआ है। तो इस तरह का जो एक्स्ट्रा निकला हुआ एंड बच गया काटने के बाद, वो स्टिकी एंड्स है और उसकी मदद से आराम से डीएनए लिगेज एक डीएनए के साथ दूसरे डीएनए को जुड़वा सकता है, अटैच करवा सकता है। बिटवीन स्टिकी एंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड with the help which helps in action of DNA ligase। तो कह रहा है स्टिकी एंड्स, दो डीएनए जिसको आप जुड़वाना चाह रहे हैं उसके स्टिकी एंड्स दोनों के होंगे और उस दोनों स्टिकी एंड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा जो कि डीएनए लिगेज को काम करने में हेल्प करेगा और दोनों स्टिकी एंड्स, दोनों डीएनए के स्टिकी एंड्स आपस में अच्छे से जुड़ जाएंगे, सो दैट स्टिकी एंड्स gets attached with each other। तो ये समझ ही गए। तो दोनों को जब जोड़ देंगे लिगेज की मदद से तो जो डीएनए आपको मिलता है उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। एक मान लीजिए हमने बैक्टीरिया का ले लिया डीएनए और दूसरा ह्यूमन बीइंग का ले लिया, दोनों डीएनए को हमने आपस में जोड़ दिया तो एक जो डीएनए बना, अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा, ना वो पूर्ण रूप से बैक्टीरिया का है ना ही ह्यूमन बीइंग का है, दोनों का मिला हुआ जो डीएनए मिला वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और इसको हमने तैयार कैसे किया? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट लगाए और डीएनए लिगेज की मदद से दोनों के डीएनए को आपस में ज्वाइन करवाया। अब इस फिगर को देखिए तो जो कुछ पढ़े और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ये फॉरेन डीएनए जो लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये ह्यूमन बीइंग का डीएनए है, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से देख रहे हैं इसको, वो इंडोन्यूक्लियस अपना रिकॉग्निशन साइट को पहचाना होगा, रिकॉग्नाइज किया होगा और वो यहाँ पर मिला, यहाँ से उसने कट लगा दिया। ये टुकड़ा हमारे इंटरेस्ट का है, डिजायर्ड जीन है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी ये वाला जो भी एक कोई। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जिस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से आपने ह्यूमन बीइंग वाला जीन या किसी और भी डीएनए का कट लगवाया है, अब हम एस्चेरिचिया कोलाई से एक बैक्टीरिया प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे। एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक ऐसा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, आप देख रहे हैं ये रेड कलर का सर्कुलर डीएनए है, ये एस्चेरिचिया कोलाई का डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसको कहते हैं। क्रोमोसोम अलग से उसके पास है ही, उसके अलावा ये डीएनए सर्कुलर डीएनए उसमें पाया जा रहा है, इसी को प्लाज्मिड कह रहे हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर से ये डीएनए निकाल लिया गया और जिस एंजाइम से आपने, जिस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से आपने इस फॉरेन डीएनए को कट किया था, ठीक उसी एंजाइम की मदद से, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से इस प्लाज्मिड में भी कट लगवाना है। तो यहाँ भी कट लगवाए और दोनों में स्टिकी एंड बना होगा, हम यहाँ दिखा नहीं पाए उसको और दिखाना तो मुश्किल भी था। तो स्टिकी एंड इसका भी है
और इसका भी होगा। फिर इसको हम उठा के यहाँ लाए, ये जो गैप क्रिएट करवाए हैं इसमें इसको फिट कर दिया, और क्या होगा, दोनों डीएनए के बीच अभी आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और यहीं पर आप डीएनए लिगेज यूज करेंगे, जिसकी मदद से आप देख रहे हो यहाँ ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग का जीन था या किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया को छोड़ के, तो ये फॉरेन जीन है और ये हमारे इंटरेस्ट का जीन है, हमारे बहुत फायदे का, बहुत काम का है। ठीक है, तो इसको यहाँ अटैच करवा दिया गया। अब फिर से आपको सर्कुलर प्लाज्मिड मिल गया जैसा पहले था, इस टाइप का एक जीन एक्स्ट्रा आ गया है केवल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अब क्या करेंगे, फिर से बैक्टीरिया के अंदर डालना है। जो काम करना था, जो जीन अटैच करना था, हमने करवा दिया। अब वापस इसको बैक्टीरिया के अंदर डालना है। जिस बैक्टीरिया के अंदर आप डालोगे उसको कहते हैं होस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए ये, और पूछता है किसके अंदर आप डालते हो, तो नॉर्मली हम लोग इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर डालते हैं। तो ये जो हमने ओवल शेप बना रखा है, ये इस्चेरिचिया कोलाई को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो डीएनए या प्लाज्मिड आपका बना, तो इसमें क्या है, दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए है ना, तो इसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो ये प्लाज्मिड भी हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, और इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इस इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर डाल रहे हैं। ये डालने के प्रोसेस के अलग नाम है, और इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप पहले भी पढ़े हो तो कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ जो प्लाज्मिड को अंदर घुसाते हैं बैक्टीरिया को, तो यही प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहला रहा है, सिर्फ इसको अंदर डालने के प्रोसेस को। ठीक है, तो आपने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया, प्लाज्मिड को डलवा दिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को। अब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, और आपको बतला चुके हैं कि मल्टीप्लाई करने से पहले ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा ऐसा दो बन जाएगा इसके अंदर, और तब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और एक एक दोनों के हिस्से में गया। ये देखिए यहाँ एक बना बैक्टीरिया, उसके पास ऐसा हो गया, ये बैक्टीरिया बना, उसके पास भी ऐसा हो गया। तो आपने जीन तो एक डाला था एक्स्ट्रा, अब वो दो हो गया। अगर दो बैक्टीरिया बना तो आपके पास दो जीन हो गया, यानी ऐसा ही जीन दो मिल गया आपको। तो जीन की क्लोनिंग हो गई, जैसा जीन आप चाह रहे थे वैसा एक और बन गया। फिर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा उतनी बार आपके जीन की जो डाले हैं आप, उसकी क्लोनिंग होगी। सॉरी बच्चे, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिए, मुझे टाइम का पता नहीं चला। ओके, क्लास यहीं बंद करते हैं, बाय, थैंक यू।